हेलो एवरीवन। तो आज मैं जो आपका टॉपिक लेने वाला हूँ वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इंस्टेड ऑफ टेकिंग लाइव ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रिफर कर रहा हूँ कि मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको दे दूँ, ताकि जब आपको रिवाइज करना हो कोई चीज़ तो आप दोबारा से आप क्या बोलते रिवाइज कर लें। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं बस आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स लोग जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं और बहुत जल्दी क्या बोलते हैं कि चीज़ों को कवर करना चाहते हैं, तो मे बी ये शायद इस वीडियो में पॉसिबल ना हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मैं लूँगा और मैं चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल मैनर में मैं क्या बोलते हैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। तो एज लाइक क्या बोलते हैं कि मैं जैसे आपका लाइव क्लासेस लेता हूँ या जो नॉर्मल क्लास लेता हूँ, जैसा स्पीड रहता है यहाँ पर भी मेरा वैसा ही स्पीड होगा। देयर माइट बी पॉसिबल कि मैं बहुत सारे सेंटेंस को क्या बोलते मैं दोबारा रिपीट करूँगा, एज लाइक जैसे मैं क्लासेस में मैं आपको रिपीट करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सप्लेन करने के बाद जब हम न्यूमेरिकल्स में जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स में भी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको दूंगा। एक तो मैं आपको समझाने के लिए सॉल्व कर दूंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा, और कमेंट सेक्शन में क्या बोलते हैं काइंडली आपने जो सॉल्व किया उसका क्या बोलते हैं कि आंसर जो है आप काइंडली क्या बोलते हैं कि आप मेंशन कर दीजिएगा। फाइन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली आपके ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक आपका पार्ट है और ये पार्ट वन है। इसका मतलब ये है कि आपका सारा का सारा चीज़ आपका ये एक वीडियो में आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर नहीं होगा। ये आपका नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लासेस में मैं फिर आपको क्या बोलते हैं कि आगे मैं आपको बाकी जो रिमेनिंग पार्ट रह गया होगा वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो आपका पीपीटी में डिस्क्लोज है, तो ज़रूरी नहीं कि क्या बोलते हैं कि आपका जो पीपीटी में क्या बोलते हैं कि आपका डिस्क्लोज है कि आप सिर्फ उसी को फोकस करें। मैं जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ तो काइंडली कहें आप मेरा जो ऑडियो है या जो मैं जो आपको बोल रहा हूँ काइंडली उसको आप क्या बोलते हैं कि समझने का आप कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। सिर्फ आप क्या बोलते हैं सोचेंगे सिर्फ स्क्रीन को देख के आप अगर समझ जाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं जो स्टेटमेंट मैं आपको बोलूँगा काइंडली आप क्या बोलते हैं कि एक नोटबुक या एक पैड अपने पास रख लीजिए, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे काइंडली उसको आप नोट कर लीजिए। जो फॉर्मूला मैं आपको दूंगा उसको आप क्या बोलते हैं प्रॉपर उसका नोट्स बनाइए, तो इट्स बेटर होगा आपके लिए। ठीक है। तो सबसे पहला कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअली में है क्या, तो वो समझाने के लिए मैं थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ, तो एक कंपनी है। अब कंपनी को वो अगर चाहे तो वो फंड्स ले सकता है बैंक या फिर डिवेंचर से, जिसको हम बोल सकते हैं डेट। दूसरा है कंपनी अगर चाहे तो वो प्रेफरेंस शेयर से वो क्या कर सकता है, वो बेचकर वो अपना फंड्स ले सकता है। कंपनी अगर चाहे तो वो इक्विटी शेयर्स को भी क्या कर सकता है, वो रेज कर सकता है या इक्विटी शेयर्स को इश्यू कर सकता है और फंड्स अपने कंपनी में ला सकता है। अगर कंपनी के पास पहले से कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को अगर वो चाहे तो वो यूज भी कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। अब कंपनी ये सब चीज फ्री में तो नहीं करेगा, कंपनी ये सब चीज फ्री में तो नहीं करेगा। तो कंपनी जो बैंक से या डिवेंचर से जो पैसा लेके आया उस पैसे को यूज करने के लिए उस पैसे को यूज करने के लिए कंपनी को देना पड़ता है इंटरेस्ट। सेम चीज अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर से अगर वो पैसा लाया है तो उन लोगों को देना पड़ता है डिविडेंड।
ऑल्दो प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड मिलता है और इक्विटी को जो डिविडेंड मिलता है उसमें प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंशियल राइट रहता है, यानी कि जब पहली बार जब क्या बोलते हैं डिविडेंड बांटा जाएगा तो उस टाइम पे सबसे पहला डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा। बट दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं कि ये इंटरेस्ट और डिविडेंड, आप बोलोगे कि सर वैसे तो दोनों को ही देना पड़ रहा है, चाहे वो बैंक से लेके आए तो भी उसको कुछ देना पड़ रहा है जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट, और अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी से अगर लेके आए तो भी उसको क्या बोलते हैं कि डिविडेंड देना पड़ेगा या कुछ रिटर्न देना पड़ेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो इंटरेस्ट है ना, इस इंटरेस्ट को माना जाता है एक्सपेंस, माना जाता है एक्सपेंसेस। किसके हिसाब से? इनकम टैक्स के हिसाब से। लेकिन डिविडेंड को क्या माना जाता है? डिविडेंड को माना जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, या आप बोल सकते हो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है, और ये एक्सपेंस नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि हम जो इंटरेस्ट जो उसको जिसको हमको देना मैंडेटरी है, चाहे कंपनी पैसा कमाए या सफिशिएंट प्रॉफिट ना कमाए, बट स्टिल देन इट इज कंपल्सरी फॉर द कंपनी टू पे द इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट वो जो पे करेगा, इसके लिए उसको एक चीज का बेनिफिट मिल जाता है, वो बेनिफिट होता है किसका? टैक्स का। लेकिन डिविडेंड देने पर हमको टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ये दो चीज दोनों में डिफरेंस है। लेकिन और एक चीज भी है, ये जो बैंकर या जो डिवेंचर होल्डर्स हैं ना, जिनको हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये जो है ये हमारे कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं, जबकि हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो कंपनी के हमारे ओनर्स माने जाते हैं, इसीलिए उसको ओनर्स फंड भी बोला जाता है। अब तो मेरा बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि कंपनी जो फंड वो लेके आ रहा है अलग अलग सोर्सेस से, उसके बदले में उसको कुछ पैसा या रिटर्न उसको कुछ देना पड़ रहा है। तो एक्चुअली में कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये है कि हम जो अलग अलग जगह से जो हम फंड लेके आए, चाहे वो डिवेंचर से बैंक हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, इक्विटी हो, या हमारा खुद का रिटेन अर्निंग्स ही क्यों ना हो, हमने जो पैसा कमाया था उसी को ही हम क्यों ना क्या बोलते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट कर दे दोबारा। लेकिन उसके बदले में कंपनी को क्या करना पड़ता है? कुछ पे करना पड़ता है। तो कंपनी जो उस बदले में कुछ पे करता है, यानी कि उसको कुछ खर्च करना पड़ता है, कुछ कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ता है। तो ये जो कैपिटल अलग अलग जगह से आया है, उस कैपिटल को ऑब्टेन करने के लिए जो हमारा एक्सपेंस या जो हमारा रिटर्न हमको, जो हमारा प्रॉफिट बोलो या फिर हमारा रिटर्न बोलो, जो हमको देना पड़ता है हर साल इन लोगों को, उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअली में है क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि जो कैपिटल हम यूटिलाइज करेंगे अलग अलग सोर्सेस से, बदले में उनको हमको कुछ देना पड़ता है। तो इन रिटर्न ऑफ दैट हम जो कॉस्ट हमारे हाथ से जाता है हर साल, उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये फंडामेंटल सबका क्लियर हो गया। अच्छा, अब कुछ और एक्स्ट्रा चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अच्छा देखो, ये जो बैंक और डिवेंचर से जो क्या बोलते हैं कि आपका लिया गया ना, इसको बोलते हैं जनरली डेट, DEBT, डेट। और ये जो प्रेफरेंस और इक्विटी से जो लिया जा रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं कि आपका इक्विटी। ठीक है, तो यहां पे जब भी हम क्या बोलते हैं कि मैं जब आपको आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जब मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा, तो उस केस में हर एक चीज के लिए हम क्या बोलते हैं कि अलग अलग सिंबल को रिप्रेजेंट, अलग अलग सिंबल मैं आपका यूज करूंगा अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये बात सबको क्लियर हो गया? तो
अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिनोट कैसे किया जाता है, कुछ चीज़ों को आप समझो। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जब हम क्या बोलते हैं कि आपका डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम जब भी डिनोट करते हैं, अगर हम उसको अगर लिख रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम अगर 100 रुपीज़ अगर लेके आए हैं बाहर से, तो उसके बदले में वी आर गोइंग टू पे कितना, 9 रुपया हमको पे करना पड़ेगा 1 साल के लिए उस 100 रुपीज़ को यूज़ करने के लिए। ठीक है, अगर 9% अगर मैं बोलता हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसका मतलब ये है कि मैं जो बाहर से जो 100 रुपीज़ में लेके आया हूँ, उस 100 रुपीज़ को 1 साल के लिए यूज़ करने के लिए आई हैव टू पे दिस ₹9। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ये परसेंटेज में डिनोट नहीं करते हैं, कभी कभी उन लोग कैसे डिनोट करते हैं, वो बोलते हैं आपका 0.12। अब ये 0.12 का एक्चुअल मतलब क्या है? अगर ऐसे 0.12 यानी कि रेशियो के फॉर्म में अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिनोट किया जा रहा है, इसका मतलब है हम जो पैसा लेके आए हैं बाहर से, उस पैसे को 1 रुपया यूज़ करने के लिए हमको कितना, 12 पैसे हमको क्या बोलते हैं कि पे करना पड़ेगा पर ईयर। पर ईयर बोलिए, या आप बोल सकते हैं क्या, पर एनम भी बोल सकते हैं। तो ये फंडामेंटल सबका क्लियर हो गया कि अगर परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि बाहर से जो हम 100 रुपीज़ लाए हैं, वो 100 रुपीज़ के टर्म्स में डिनोट होगा, यानी कि 100 रुपीज़ बाहर का यूज़ करने के लिए वी हैव टू पे ₹9। अगर रेशियो के हिसाब से अगर डिनोट अगर हो रहा है, तो इसका मतलब है इफ़ यू आर सपोज टू यूज ₹1 फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ये जो 1 रुपया को क्या बोलते हैं यूज करने के लिए हमको 12 पैसे हमको क्या बोलते हैं कि पे करना पड़ेगा। ये फंडामेंटल क्लियर हो गया सबका? इसी तरह से क्या बोलते हैं डिनोट किया जाता है। क्लियर? अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा डिनोट कैसे किया जाता है। अगर मैंने आपको पहले से ही बोल दिया कि अगर बैंक या फिर डिबेंचर या फिर डिबेंचर से अगर हम लेके अगर आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेट। तो ये डिनोट किया जाता है हमारा कैसे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिनोट होता है के से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिनोट होता है के से। तो अगर कॉस्ट ऑफ डेट है तो ऐसे के लिखा जाएगा और इस तरफ आपका डी लिखा जाएगा, के डी। तो ये जो के डी है, इसको बोला जाता है क्या, कॉस्ट ऑफ डेट। अब सेम चीज अगर मैं प्रेफरेंस शेयर से अगर मैं पैसा लेके आ रहा हूं, तो इन दैट केस हम लोग लिखेंगे के और यहां पे लिखेंगे पी, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब सेम चीज अगर मैं इक्विटी से अगर मैं लेके आ रहा हूं, तो इन दैट केस हम लिखेंगे के ई, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उम्मीद करता हूं इतना फंडामेंटल सबका क्लियर हो गया। ठीक है, तो कैसे डिनोट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैंने ये भी बता दिया, और किस तरह का चीज हम पढ़ने वाले हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। सेम चीज अगर आप बोलेंगे कि सर रिटेन अर्निंग से अगर हम लाएंगे, तो क्या हम लिख सकते हैं वही
KR, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो चलो अब हम चलते हैं कि क्या बोलते हैं कि किस तरह से अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक्चुअल मीनिंग। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि हम जो फंड्स हम बाहर से जो लेके आए वो फंड्स को यूटिलाइज करने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ उसको हम बोलते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब यहां पे कुछ और लैंग्वेज भी लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि एक तरफ कंपनी है और एक तरफ वो पर्सन जो कंपनी में पैसा सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो डिवेंचर्स हो, बैंक हो या फिर शेयर होल्डर्स हो। तो अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम दोनों तरफ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी ने कितना पैसा या कितना रिटर्न वो देता है वो लोगों को जिसने कंपनी को पैसे सप्लाई किया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम बोल सकते हैं। हम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उस चीज को हम बोल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स को कितना मिला, इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न मिला, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बोल सकते हैं कि जितना इन्वेस्टर्स लोगों को या फिर जितना कंपनी में फंड सप्लाई करने वालों को मिला, जो पैसा, जो रिटर्न किस लिए मिला, वो एक साल में क्या बोलते हैं उनका पैसा को यूटिलाइज करने के लिए वो जो मिला, उसको भी हम बोल सकते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसमें जो लिखा हुआ है ना, वो दोनों तरफ से लिखा हुआ है। वो दोनों तरफ से लिखा हुआ है मतलब क्या, यानी कि अगर कंपनी जितना पैसा वो देता है फंड्स के सप्लाई करने वालों को, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम दूसरे तरफ से भी हम समझ सकते हैं कि जो सप्लाई करने वाले पर्सन है, चाहे वो डिवेंचर होल्डर्स हो, बैंकर्स हो या फिर क्या बोलते हैं कि शेयर होल्डर्स हो, इन्होंने जितना पैसा का क्या कंपनी से लिया एक साल में, उसको भी हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बात तो सेम है ना दोनों तरफ से। तो ये हो गया मीनिंग। तो आप अगर चाहें तो ये मीनिंग को आप इंट्रोडक्शन में आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पे मैंने दो डेफिनेशन भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है। आप ये दो डेफिनेशन को भी क्या बोलते हैं यूज कर सकते हैं। एक एजरा सोलोमन का है और दूसरा क्या बोलते हैं जॉन जे हैम्पटन का क्या डेफिनेशन है। तो दोनों डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं और दोनों डेफिनेशन को आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं अगर थियोरेटिकल क्वेश्चंस अगर आते हैं तो। अब आता है कि कैलकुलेशन कैसे होता है। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, तब हम बात करते हैं क्या, किसका, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। हम बात करते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक्चुअल मतलब क्या होता है, यानी कि जितना टोटल पैसा अलग अलग सोर्सेस से आया है, बैंक से, डिवेंचर से, प्रेफरेंस से, इक्विटी से, रिटेन अर्निंग से, तो ये टोटल पैसा क्या बोलते कंपनी के पास आया है, उसके बदले में उसको वो कितना टोटल देना पड़ रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक और नाम भी होता है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। ठीक है, यही आपका क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो पहला स्टेप में हम पहले सीखेंगे कि अलग अलग सोर्सेस का मतलब क्या। मैंने आपको बेसिकली क्या बोलते कितने सोर्सेस बताए, मैंने कम से कम आपको 4 सोर्सेस बताए हैं। एक मैंने आपको बताया है डेट का, एक सोर्स मैंने आपको बताया प्रेफरेंस का, एक मैंने बताया इक्विटी का और एक मैंने आपको बताया रिटेन अर्निंग्स का।
तो ये है कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो पहले हम इस चीज को कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बोलते हैं कि इसमें जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले यहाँ का कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा, फिर आप क्या बोलते हैं कि इसमें आप आ सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट अब है ए, यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपका 4 कैटेगरी है, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? अब आप लोग बोले क्या सर हमको ये सारा कवर करना पड़ेगा? एक्चुअली में देखा जाए तो अगर आप थोड़ा सा नेट के लिए पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, या अगर आप हर चीज़ के बारे में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप क्या बोलते हैं जानना चाहते हैं, तो यस आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर जो बेसिक स्टूडेंट्स जो क्या बोलते हैं कि आपका एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं, तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका ये कॉस्ट ऑफ डेट में ये फर्स्ट 2 है, यानी कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, ये दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादातर इंटरव्यू वगैरह में भी क्या बोलते हैं ये दोनों को ही ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा मैं इस वीडियो में यही दोनों ही मैं सिर्फ कवर करवाऊंगा। अगर आपको ये जो आपका 3 से लेके 7 तक अगर आपको अलग सा कोई वीडियो चाहिए या स्पेसिफिक क्लास चाहिए तो काइंडली मेरे को बता दीजिएगा, वो फिर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में यहाँ पे जो है हम जो मेथड पढ़ेंगे, ये फर्स्ट 3 मेथड्स क्या बोलते हैं कि आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रियलाइज्ड यील्ड मेथड आप थोड़ा बहुत रीड कर लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, बट ज़्यादातर ये 3 मेथड्स आपका ज़्यादातर पूछा जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में सिर्फ एक ही मेथड होता है, और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स में भी एक ही मेथड होता है। यानी कि टोटल अगर आप एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे आप जो टोटल फॉर्मूले जो आप कवर करेंगे वो टोटल आपका फॉर्मूले होंगे 7, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट के 2, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के 3, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 1 और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स का 1। फाइन, तो अब चलते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन और फॉर्मूला की तरफ। तो सबसे पहला जो हम कवर करेंगे वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं क्या, आपका कॉस्ट ऑफ डेट को हम कवर करने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ डेट का मैं आपको दोनों मेथड इसी वीडियो में मैं आपको कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बोलते हैं फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का तीनों मैं कवर करवा दूंगा। तो चलिए, तो सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट। इररिडीमेबल डेट का पहले मीनिंग आप लोग समझ जाइए। इररिडीमेबल डेट का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई डेट अगर हम लिए हैं तो वो डेट का रीपेमेंट जो होता है, ये रीपेमेंट तब होगा जब कंपनी पूरी तरह से क्लोज हो जाए, या बोल सकते हो जब कंपनी लिक्विडेट होगा। ठीक है, जब कंपनी क्लोज होगा या लिक्विडेट होगा तब ये डेट को वापस किया जाएगा। अगर इररिडीमेबल डेट का अगर केस अगर है तो उस केस में, अच्छा यहाँ पे आपको ये थोड़ा चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये सर ये के डी तो आपने बताया था कॉस्ट ऑफ डेट है, लेकिन आपने यहाँ पे एक बी लगा है और एक ए लगा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा मैंने आपको बताया था कि हमको टैक्स का जो बेनिफिट मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है, जब हम डेट को रेज करते हैं तब मिलता है। फाइन, तो ये जो के डी बी है, तो यहाँ पे बी का मतलब होता है बिफोर, या बोल सकते हैं बिफोर टैक्स, या फिर बोल सकते हैं बिफोर टैक्स, और ए का मतलब होता है आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो ये के डी बी जो है इसको सॉल्व करने का है आई डिवाइडेड बाय एन पी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका के डी बी मैंने आपको बता दिया था, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। ठीक है,
यहाँ पे आई का मतलब होता है कि आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ठीक है, ये है आपका क्या बोलते हैं कि टोटल इंटरेस्ट आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एनपी जिसको हम बोलते हैं नेट प्रोसीड्स, ये नेट प्रोसीड्स कैसे निकलता है, जो आपका फेज वैल्यू होगा उसमें प्लस माइनस प्रीमियम करना। अच्छा, ये प्लस माइनस प्रीमियम मतलब क्या होता है, अगर प्रीमियम अगर रहेगा तो आपको प्लस करना है, और अगर डिस्काउंट अगर रहेगा तो आपको माइनस करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, एक्चुअल में मैं आपको नेट प्रोसीड्स का मीनिंग भी समझा देता हूँ। नेट प्रोसीड्स मतलब होता है आपके हाथ में एक्चुअली में कितना पैसा रिसीव किए रेज करने पर। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन। अब पहले ये हम समझ लें कि ये कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन है क्या। अच्छा, जब भी हम क्या बोलते हैं कि रेज करते हैं डिवेंचर, या फिर क्या बोलते हैं जब हम रेज करते हैं इक्विटी या प्रेफरेंस, तो उस केस में वो फ्री में नहीं होता, उसके लिए भी हमको क्या बोलते हैं कुछ पे करना पड़ता है। कभी कभी हम पे करते हैं एड्स के लिए, ठीक है, कभी कभी हम लोगों को पे करना पड़ता है, आपका कुछ एक्सपेंसेस हमको पे करना पड़ता है अंडरराइटर को। ठीक है, अंडरराइटर कौन होते हैं, जो हमको असिस्ट करते हैं कि ये डिवेंचर या फिर क्या बोलते हैं कि आपका जो इक्विटी जो शेयर्स हैं उसको हम मार्केट में इजीली हम उसको सेल कर पाए। ठीक है, अंडरराइटर, क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज आपको क्या बोलते हैं कि समझना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन भी जब हम निकालते हैं, कभी कभी कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है वो परसेंटेज में दिया रहता है। से फॉर एग्जांपल मान के चलिए वो दिया रहेगा 1%, तो अगर वो 1% दिया है ना, तो उसका कैलकुलेशन किसके ऊपर होता है, पहले फेस वैल्यू को और प्लस माइनस डिस्काउंट को एडजस्ट कर देंगे, उसका जो वैल्यू निकलेगा उसके ऊपर आपको 1% क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, अच्छा, ये 1% मैंने लिखा, इट कैन बी 2%, 3%, 4%, 5% डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा वो आपको कैलकुलेशन करना है। अब ये कैलकुलेशन होने के बाद फिर आपका आ जाता है कि आपका कॉस्ट ऑफ डेट, ये ए लिखा है ना, ए का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं, यहां पे के डी बी मल्टीप्लाई 1 माइनस टी। अच्छा, ये टी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको मैं डिटेल बता दूं। टी का मतलब होता है टैक्स रेट। अच्छा, कभी कभी स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अच्छा, अगर टैक्स रेट अगर से फॉर एग्जांपल मान के चलो दिया गया 30%, अच्छा 30% दिया गया, तो ये टी की जगह पे आप 30 मत लिखिएगा, टी की जगह पे आपको लिखना है 30/100। टी की जगह पे आपको लिखना है 30/100। ठीक है, आप लोग 30 अगर लिख देंगे तो फिर ये ब्रैकेट में 29 आ जाएगा, तो नहीं, ये 1 माइनस टी जो है, ये टी में आपको जो लिखना रहता है, आपका जितना परसेंटेज दिया हुआ है उसको आप 100 से डिवाइड करके आप लिखेंगे, यानी कि आप इसमें कितना लिखेंगे 1 माइनस 0.3। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो मैंने आपको जो दो फॉर्मूला लिखवाया है, इसी दो फॉर्मूला को आप क्या बोलते हैं कि आपका कॉपी में या फिर नोटबुक में आप नोट कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट का। अब उसके बाद ये इररिडीमेबल था, अब ठीक उसी तरह अब आता है क्या आपका रिडीमेबल डेट। रिडीमेबल डेट क्या होता है, रिडीमेबल डेट मतलब होता है कि यानी कि यहाँ पे आपका जो डेट है, ये डेट आपका क्या बोलता है कि आपका कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो हम उसको रिडीम कर लेंगे, यानी कि वापस से हम उसको क्या बोलते हैं कि अपने कंपनी में ले आएंगे, या आप बोल सकते हैं उसको हम कैंसल आउट कर देंगे बाय पेइंग देम द अमाउंट। ठीक है, यानी कि आपको ये जो डिवेंचर है इट्स अ काइंड ऑफ लोन, तो एक सर्टेन पीरियड के बाद कंपनी क्या करेगा, डिवेंचर होल्डर्स लोगों को उनका पैसा वो दे देगा और वो डिवेंचर्स कैंसिल हो जाएंगे, या फिर आप बोल सकते हैं वो डिवेंचर्स वापस से कंपनी के पास चले आएंगे। ठीक है, अच्छा,
अब इसका फॉर्मूला भी आपका बता देता हूं। यहाँ पे KDB मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस एन, ये एन का मतलब क्या होता है बता रहे हूँ। एन का मतलब होता है कि कितने ईयर्स के लिए या कितने टाइम पीरियड के लिए, कितने ईयर्स के लिए या कितने टाइम पीरियड के लिए वो डिवेंचर दिया गया था। से फॉर एग्जांपल अगर वो है कि रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स, तो एन की जगह पे हम लिखेंगे कितना 5। अगर वो बोला है कि रिडीमेबल आफ्टर 3 इयर्स, तो हम एन की जगह पे कितना लिखेंगे 3। अगर वो बोला है कि रिडीमेबल आफ्टर 10 इयर्स, तो एन की जगह पे हम मेंशन करेंगे कितना 10। फाइन। अब आता है ये आरवी क्या है। आरवी मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू, यानी कि वो 5 इयर्स के बाद या जो स्पेसिफिक पीरियड के बाद जितना रुपया में हम वो डिबेंचर को बायबैक या बोल सकते हैं, वो डिबेंचर होल्डर्स को हम रीपेमेंट कर दे रहे हैं, तो जो रीपेमेंट अमाउंट होगा उसको बोलेंगे आपका रिडीमेबल वैल्यू। आरवी मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू। एनपी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, और एनपी कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको पहले वाले आपको स्लाइड में मैं आपको मेंशन कर चुका हूं। ठीक है। अब आता है ठीक उसी तरह कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। ये ए मेंशन है तो इसलिए ये आफ्टर टैक्स है, तो ये भी इसका फॉर्मूला सेम है, और जैसे आपका पहला जैसे मैं आपको फॉर्मूला लिखवाया था उसी तरह से आपका होगा। अच्छा देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे 5 इयर्स के बाद या जो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम जो आपका मेंशन होगा वो दे दिया है, लेकिन जो इरिडीमेबल डेट था उसमें क्या बोलते कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंशन था ही नहीं, तो इसीलिए ये एन वाला जो चीज़ था वो डिवाइड हो ही नहीं रहा था। ठीक है। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल करते हैं, और न्यूमेरिकल पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट से। अब सबसे पहला चीज ये है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के देखना पड़ेगा कि वो रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। अच्छा जो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें देखिए कोई टाइम फ्रेम दिया हुआ है क्या। इसमें है कि इश्यूज एक्स लिमिटेड इश्यूज 50,000 8% डिवेंचर्स एट पार, यानी कि 50,000 डिवेंचर्स वही 50,000 में इशू हुआ है, और टैक्स रेट एप्लीकेबल है 50%, और कितना परसेंट डिवेंचर है 8% डिवेंचर है। फाइन। अच्छा इसमें कोई कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन मेंशन नहीं है, देख लीजिए, ना ही यहाँ पे कोई क्या बोलता है कि आपका कोई कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन नहीं है, और ना ही कोई डिस्काउंट या फिर प्रीमियम है। फाइन। तो हम जो फॉर्मूला जो हम क्या बोलते हैं कि आपका पढ़े थे के डी बिफोर टैक्स वाला, वो फॉर्मूला क्या था, आई डिवाइडेड बाय एनपी था। तो सबसे पहला हम एन आई को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा आई यानी कि 8% हम सबसे पहला कैलकुलेट करेंगे किसके ऊपर, हम 8% कैलकुलेट करेंगे किसके ऊपर, 50,000 पे। अच्छा 8% अगर आप 50,000 पे कैलकुलेट करेंगे तो आई का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, काइंडली आप कैलकुलेट कर लीजिए। द आई विल बी 4,000। ठीक है। उसके बाद है एनपी। अच्छा एनपी आप कैसे निकालते हैं, फेज वैल्यू आपका ये 50,000 दिया है। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे प्लस माइनस हमको प्रीमियम डिस्काउंट करना है। अच्छा तो प्रीमियम डिस्काउंट तो कुछ मेंशन है ही नहीं, तो यानी कि प्लस माइनस 0 आपका होगा। ठीक है। अच्छा कोई कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन भी मेंशन नहीं है, तो वो भी आपका क्या बोलते कोई डिडक्ट नहीं होगा। तो ये जो 50,000 है यही आपका 50,000 क्या हो जाएगा, एनपी हो जाएगा। यानी कि 50,000 ना ही हमारा कोई प्रीमियम या डिस्काउंट है, ना ही कोई प्रीमियम या डिस्काउंट है, और ना ही क्या बोलते हैं कोई आपका फ्लोटेशन है। तो यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा, 4,000 डिवाइडेड बाय 50,000।
अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो आप इसमें 100 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप वो वाले फॉर्मूला में 100 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको परसेंटेज में नहीं निकालना है तो एज इट इज़ रहने दीजिए। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी बता देता हूँ। अगर 4000 बाय 50,000 अगर आप करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.08, ठीक है। तो ये 0.08 का मीनिंग समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये रेशियो में आया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, इसका मतलब ये है कि अगर हम बाहर वाले से अगर हम 1 रुपया अगर हम ले रहे हैं तो उसके बदले में एवरी ईयर वी हैव टू पे 8 पैसे, ठीक है। अच्छा, ये जो निकला ये क्या निकला, ये केडीबी निकला। अब ठीक उसी तरह ये आप खुद मेरे को निकाल के बताइए, अगर मेरे को कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर वाला निकालना है, अच्छा, तो उस केस में मैंने आपको बताया था KDB मल्टीप्लाई 1 माइनस टी। अब बताइए यहाँ पे KDB हम कितना निकाल चुके हैं, 0.08 मल्टीप्लाई 1 माइनस, अच्छा टी का कितना है, 50% है। अच्छा 50% है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 50/100 लिखूंगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लिए, ये कितना आएगा, आई थिंक ये हो सकता है 0.04 आए, फाइन। अब ये सिर्फ मैंने आपको एक कैलकुलेट करके बता दिया, ये मैंने एक कैलकुलेट करके बता दिया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये बाकी जो है इसके क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट का क्या बोलते हैं कि वैल्यूज क्या आएगा, ठीक है। अच्छा ध्यान रहे, ये जब आप तीनों जब आप सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे यहाँ पे आपको जो दिया गया है, आपका डिस्काउंट और प्रीमियम दिया गया है, ठीक है। कहीं पे आपका डिस्काउंट प्रीमियम दिया रहेगा और प्लस कॉस्ट ऑफ रोटेशन भी होगा। तो आप लोग काइंडली टेक्स्ट में क्या कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आप लोगों का वैल्यूज कितना कितना निकला, फाइन। अब मैं आपको कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनरली जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट का हो तो हर समय हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर वाले का, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जब भी आपके कोई कंपनी में भी अगर बोला गया कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए तो इसका मतलब है वो इससे बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स वाला, ठीक है। तो हम बेसिकली कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स ही हम क्या बोलते हैं, ज़्यादातर प्रिफरेबली निकालते हैं, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है आपको बोले कि बिफोर और आफ्टर दोनों निकालें, कुछ नहीं बोलता है तो आपको आफ्टर ही निकालना है, ठीक है। और बेटर ये है कि बिफोर भी आप अच्छे से शो कर दीजिएगा और क्या बोलते हैं कि आफ्टर भी आप अच्छे से शो कर दीजिएगा। अच्छा यहाँ पे कोई आपका एन मेंशन नहीं है ना, एन यहाँ पे मेंशन ही नहीं है ना, यानी कि कितने साल के अंदर ये डिवेंचर्स रिडीम हो जाएगा, ये चीज़ मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका जो डेट है ये इरिडीमेबल डेट था, इसी वजह से हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। अच्छा अगर क्वेश्चन में अगर एन मेंशन होता, एन मेंशन होता मतलब कितने इयर्स में वो रिडीम हो रहे वो अगर मेंशन होता तो फिर फॉर्मूला हमारा अलग वाला लगता, ठीक है। तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट कैलकुलेशन में। अब यहाँ पे आपका पहला वाला मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली बोल रहा है कि 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, नेट प्राइस जब आपको वो बेचा जाएगा तो वो 96.50 में वो क्या बोलते हैं कि आपका रिडीम होगा, सॉरी यहाँ पे वो आपका बेचा गया है 96.5 रुपीज़ में और कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%। अच्छा कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली बात ज़रूर है कि जब भी आपका ऐसे 14% दिया है, हर समय ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो हर समय फेस वैल्यू पे लगता है, ठीक है, हर समय वो फेस वैल्यू पे लगता है। और डिबेंचर जो है वो आपका रिडीम हो रहा है 5% प्रीमियम ऑन मैच्योरिटी। अच्छा ये भी 5% जो आपका कैलकुलेट होगा ना, ये आपका फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, ध्यान रहे, कितना में बिक रहा है उससे नहीं कैलकुलेट होगा। तो हमको जो है
क्या क्या यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला आप लोग लिख लें, के डी बी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, आई प्लस 1/n आर वी माइनस एन पी ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी बाई 2। ठीक है, तो चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आई सबसे पहला कैलकुलेट करना है, आई आपका सबसे पहला कैलकुलेट करना है। अच्छा, आई आपका जो है वो आपको 14%, तो 14% आपका 100 पे कितना आएगा, इसको मैं डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ क्या, 14 प्लस एन। अच्छा, कितने साल में क्या बोलते हैं कि ये रिकवर हो रहा है, कुछ मेंशन है क्या? देखिए यहाँ पे मेंशन है 5 इयर्स, तो एन हो गया आपका कितना, 5। अब उसके बाद आरबी रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू कितना है, 5% प्रीमियम ऑन मैच्योरिटी, तो ये 5% आपका किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, 100 के ऊपर कैलकुलेट होगा, तो ये कितना आएगा 105। और बेचा कितना में गया, अच्छा देखो ये जो 96.50 है ना, डायरेक्टली वो क्या दे दिया है, वो 100 रुपीज़ को आपका 96.5 रुपीज़ में बेचा गया है, यानी कि हमारे हाथ में आया कितना है, 96.50। ध्यान रहे, नेट प्रोसीड्स मतलब होता है हमारे हाथ में कितना आया। अब इसके बाद 105 प्लस 96.5 डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। आई थिंक आप इसको क्या बोलते हैं, खुद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर और पॉइंट नंबर 2 को भी क्या बोलते हैं कि आपका सॉल्व कीजिए और उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डाल दो। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, तो अभी जो हम कवर किया, हमने 2 चीज को कवर किया, यानी कि एक आपका कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट और कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट। तो ये था आपका क्या बोलता है पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसमें आपका 4 फॉर्मूला है, जिसमें से हम 3 फॉर्मूले को हम कवर करेंगे। फाइन, तो मैं चाहता हूं कि अभी मैंने आपको जितना कवर करवाया उसको आप अच्छे से क्या बोलते हैं कवर कर लें। जो मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया है उसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में। बाय बाय।